स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम स्टार्ट कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी साइंटिस्ट से रिलेटेड। वो हमने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से स्टोरीज वाइज कंप्लीट किया है। साथ में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि उसके अंदर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कैसे होती है ये हमने मोटा मोटा समझ लिया था। यानी कि मैंने आपको बताया था जो चीज समझाने में मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा, उसको मैंने सिर्फ 2 मिनट में आपको समझा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि जो फोटोसिंथेसिस है। लास्ट लेक्चर में वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एक आपका एनसीईआरटी का पैरा है जिसको हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कितने सारे पिगमेंट या किस तरह के पिगमेंट, कितने टाइप के पिगमेंट जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करने के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है यानी कि प्रोसेस होता है वो किसी एक सिंगल पिगमेंट की वजह से होता है। नहीं बेटा, काफी सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं आपकी लीफ में। कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो एसेसरी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, यानी कि जो जरूरी है, और कुछ ऐसे हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दूसरी बात, आपकी लीफ का जो कलर है वो किसी एक पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से नहीं होता है। अब ऐसी प्रोसेस, क्या बोला मैंने, ऐसी प्रोसेस जिसमें आप पता लगा रहे हो कि कितने पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, तो उसको पता लगाने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और किस कलर का पिगमेंट है, लास्ट में जो पिक्चर ऑब्टेंट होती है, पता लगता है कि ये कौन से कलर का पिगमेंट है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफ। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राम, यहां तक समझ में आया? तो अब इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पिगमेंट्स के बारे में। चीजें याद करने वाली हैं इस लेक्चर में भी, लेकिन लेक्चर के लास्ट में काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि हम एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज का हमारा मेन एजेंडा है कि हमें पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है और एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहा है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में। यहां तक क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, that how many types of pigments are involved in photosynthesis। ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। How many types of pigments, क्या बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स? मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ाया था वो तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, राइट? चलिए देखते हैं कितने पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। चलिए बॉस, एक बार मैं इसका ये सेटल डाउन कर लेती हूँ बेटा। अब ठीक है। क्योंकि ये क्या है, मार्कर थोड़ा हमें आपका स्टाइलस जो है लिखने में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अब ठीक है। हाँ, तो लीफ पिगमेंट्स को पता लगाने के लिए हम क्या पता लगाते हैं कि लीफ के अंदर कितने सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये कंफर्म करने के लिए हम पता लगाते हैं क्रोमेटोग्राम का, यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, और पिक्चर जो ऑब्टेंट होती है वो क्रोमेटोग्राम से होती है। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लीफ पिगमेंट्स कैसे सेपरेट किए जाते हैं भाई? कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी।
एंड पिक्चर कहाँ से पता लगती है, एंड पिक्चर ऑब्टेंड जो पिक्चर मिलती है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या बोला मैंने यहाँ पर, दैट लीफ पिगमेंट कैन बी सेपरेटेड, एक लीफ में कितने सारे पिगमेंट प्रेजेंट हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज, और जो पिक्चर हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राम। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अब जो है लीफ को पिगमेंट को सेपरेट कर रहे हैं, तो लीफ को पिगमेंट सेपरेट करने के बाद में, लीफ से पिगमेंट सेपरेट करने के बाद में हमें पता चला है कि जो लीफ के पिगमेंट होते हैं वो अकेले कलर की वजह से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कलर ऑफ लीफ इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट, एक अकेले पिगमेंट की वजह से लीफ का कलर क्या होता है, शो नहीं होता है, एक अकेला पिगमेंट नहीं होता है वहां पर, बट किसकी वजह से होता है, बट इज ड्यू टू 4 पिगमेंट्स। कितने पिगमेंट्स की वजह से? 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लीफ का कलर आपको दिखाई देता है। और ये 4 पिगमेंट कौन कौन से हैं इनके बारे में डिस्कस करिए। 4 पिगमेंट में से सबसे पहला है आपका क्लोरोफिल ए। कौन सा है बच्चा? सबसे फर्स्ट है आपका क्लोरोफिल ए। नंबर 1 इज क्लोरोफिल ए। नंबर 2 इज क्लोरोफिल बी। नंबर 3 is carotene, and number 4 is xanthophyll। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इनके जनरल फॉर्मूले जो कि आपको याद होने चाहिए। अब तक नहीं पूछा गया, लेकिन मेरा फॉर्मूला याद करने का जो पर्पस है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि फॉर्मूले आपको याद करने ही है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट है उसमें कितने सारे पिगमेंट इन्वॉल्व हैं वो हम पता लगाना चाहते हैं। अब हमने लीफ को लिया और उसमें से पिगमेंट को सेपरेट किया, तो हम देखते हैं कि वहां पर सिंगल पिगमेंट नहीं है, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब बहुत सारे पिगमेंट की वजह से क्या होता है, लीफ का कलर होता है, किसी एक पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से नहीं होता। लीफ के पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जिस टेक्निक को यूज करने के बाद में जो पिक्चर हमें मिलती है कि एक्चुअल में कलर कौन सा है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। 4 तरह के पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और आपका जेंथोफिल। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल ए है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देखिए गाइस, क्या होता है, C55 H70 O5 N4 Mg। कुछ बड़ा सा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, एक सेकेंड। C55 H72 O5 N4 Mg। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या होता है, C55 H70 O6 N4 Mg। यह है क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। क्लोरोफिल बी के बाद में देखिए कैरोटीन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, कैरोटीन का फॉर्मूला होता है आपका C40H56। ठीक है, और जेंथोफिल का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला। जेंथोफिल के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो होता है C40H56O2। ये होते हैं जनरल फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होता है। तो देखिए इधर क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो होता है ब्राइट ग्रीन। कैसा होता है बच्चा, ब्राइट ग्रीन होता है या फिर ब्लू ग्रीन होता है। किसका कलर, क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी का कलर होता है आपका येलो ग्रीन। कैसा होता है बच्चा, येलो ग्रीन। इसके बाद में आप देखिए भाई, ये तो क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और जेंथोफिल जो होता है आपका,
ये हम बता रहे हैं कि ये किसे पता लगा, पिगमेंट कितने लीफ में पिगमेंट है ये पता लगा पेपर क्रोमेटोग्राफी से। लेकिन ये जो कलर आ रहे हैं ये कलर कहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें, क्रोमेटोग्राम में। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि कैरोटीन का कलर कैसा होता है, येलो ऑरेंज। कैसा होता है बच्चों, येलो ऑरेंज। और अगर मैं बात करूं किसकी, ज़ैंथोफिल की कलर की, तो इसका कलर होता है आपका येलो। तो ये कहाँ पे मिले हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी में। और ये जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कलर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ये होते हैं हमारे किसके अंदर, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, उसका एक रीजन है, क्योंकि चलिए ये हमें कहाँ पे पता लगे हैं कि मैम ये कलर्स हमें पता चले हैं क्रोमेटोग्राम में। किस में पता चले हैं, इन क्रोमेटोग्राम। दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है ये पता चल गया। अब अगर मैं पूछूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फॉर्मूले मैम ने क्यों याद करवाए, फॉर्मूले याद करवाने का रीजन है कि माना सस्पेंशन है, अभी तक तो नहीं आया है, कभी वो पूछ ले कि इन पिगमेंट्स का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो मॉलिक्यूलर वेट पता होने के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए ताकि तुम्हें रटना ना पड़े कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और किसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसके बारे में कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मॉलिक्यूलर वेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो होता है, क्या होता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो होता है, इन दोनों को आपस में मिला के बोला जाता है आपका कैरोटीनॉइड्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इन दोनों को बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्यों बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, आपकी जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है वहां पर कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदी की बुक में एक जगह पे कैरोटीन बोल रहा है वो और एक जगह पे कैरोटीनॉइड्स बोल रहा है, यानी कि एक जगह तो करेक्शन है, एक जगह पे गड़बड़ है मामला। लेकिन कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, कैरेटीन और ज़ैंथोफिल आपस में मिलाकर हम इसको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की, किसकी की, इन चारों पिगमेंट्स में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है। तो देखिए इधर मॉलिक्यूलर वेट, बताइए मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है किसका कम है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर देखो, तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देखो और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला, तो आपको लग रहा होगा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा हैं तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, क्लोरोफिल बी का। उसके बाद में है क्लोरोफिल ए, देन है आपका क्या, ज़ैंथोफिल, और फिर है आपका केराटिन। क्या है बच्चा, केराटिन। यहां तक क्लियर है मामला, डेफिनेटली क्लियर है। चलिए तो अब देख लीजिए 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं किसके अंदर, लीफ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर आपको दिखाई देता है। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 तरह के पिगमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उनके कलर्स हमने देख लिए, मॉलिक्यूलर वेट हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये हमने देखा है कि लीफ को अगर हम सेपरेट करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो कितने तरह के हमें क्या देखने को मिलेंगे, पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो किसके लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मेरा क्या है, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तीन टाइप होते हैं भाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के। चलिए नंबर फर्स्ट पे है आपका क्लोरोफिल। कौन सा है, क्लोरोफिल। नंबर सेकंड है कैरोटीनॉइड्स। और नंबर थर्ड पे है बच्चा फाइकोबिलेंस। क्या है, फाइकोबिलेंस। ये चीजें याद करनी है और याद करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है।
अब देखिए क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, इन दोनों का नेचर मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा होता है इनका नेचर। ये होते हैं लिपिड इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में? लिपिड इन नेचर। वाटर में क्या होंगे? अगर लिपिड है तो इनसॉल्युबल, तो वाटर में है इनसॉल्युबल, तो कहाँ पर सॉल्युबल होंगे? वाटर में है इनसॉल्युबल एंड soluble in organic solvent। कि भाई वाटर में इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल कहाँ पर है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फाइकोबिलिस की मैं बात करूं तो ये एक तरह का क्रोमोप्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चा? क्रोमोप्रोटीन, जो हॉट वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है भाई यहां तक। तो ये 3 तरह के टाइप क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के होते हैं। अब वेरी करता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हायर प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, या कुछ और है? चलिए भाई, पिगमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम वन बाय वन तीनों पिगमेंट्स की। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि क्लोरोफिल जो है वो कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड्स को, जिसमें कैरेटीन और जेंथोफिल है, और प्लांट्स के लिए, हायर प्लांट्स के लिए कितने टाइप के कैरोटीन होते हैं, कितने टाइप के हमारे जेंथोफिल होते हैं। और फिर हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे फाइकोबिलिस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किसको? क्लोरोफिल को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा? टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। कलर चेंज करना पड़ेगा है ना, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फ्यूज तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। कितने टाइप का होता है क्लोरोफिल? तो सबसे फर्स्ट जो टाइप का क्लोरोफिल है उसके बारे में हम बात करते हैं कि नंबर 1 पर है क्लोरोफिल ए। अब मैं क्लोरोफिल ए के बारे में आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है। जितने भी हायर प्लांट्स हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से लेकर हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट मिलेगा, यानी कि जहां पर भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां क्लोरोफिल ए होगा। तो क्लोरोफिल ए के बारे में क्या बोलूंगी मैं? दैट क्लोरोफिल ए जो है आपका वो क्या है? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इट इज अ यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्यों? क्योंकि एज इट इज फाउंड, कहां मिलता है ये? इन ऑल ऑक्सीजेनिक, जहां पर भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा वहां पर। तो इन ऑल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इन सभी में क्या मिलेगा आपका? क्लोरोफिल ए। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी से लेकर हायर प्लांट्स में प्रेजेंट। समझ में आया? क्या बोला कि यूनिवर्सल पिगमेंट है जो कहां पर पाया जाता है? जितने भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका मतलब है कि वहां पर क्या यूज हो रहा होगा? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में वाटर यूज हो रहा होगा। ठीक है। नंबर 2 पर है आपका कौन सा? क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी कहां पे मिलता है? देखिए, क्लोरोफिल बी एक तो मिलेगा आपके हायर प्लांट्स के अंदर, उसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में। यूग्लिनॉइड्स, ग्रीन एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा आपको, और हायर प्लांट्स में। थर्ड पर है आपका क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी कहां कहां पे मिलता है? देखिए, डाइनोफ्लेजिलेट्स,
डाइनोफ्लेजिलेट्स और ये सारी चीजें आप पढ़ोगे डाइवर्सिटी के अंदर, और आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पर इतना डिटेल में एग्जांपल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डाइवर्सिटी में सारी चीजें अलग अलग जगह पर जब आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक ही जगह पर सारा टेबल बना के बता रही हूँ ताकि तुम्हें कम मेहनत करनी पड़े, तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्लोरोफिल सी कहाँ पर मिलता है, डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर। डायटम्स इसका एग्जाम्पल है बच्चा, और इसके अलावा ब्राउन एल्गी में। तो ग्रीन एल्गी में क्या है, क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में है आपका क्लोरोफिल सी, नंबर 4 है आपका क्लोरोफिल डी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सोच रहे हैं इतने सारे क्लोरोफिल भी होते हैं, हाँ भाई होते हैं। क्लोरोफिल डी जो है वो आपका मिलता है रेड एल्गी के अंदर। कहाँ मिलता है बच्चा, रेड एल्गी के अंदर। ये डाइवर्सिटी में अलग अलग जगह पे पढ़ रहे होंगे, मैंने सबको एक ही जगह पर उठा के रख दिया है। लेकिन अभी सभा समाप्त नहीं हुई है, थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए हमें, क्योंकि ये जो जिस तरह से हमने लिखा है यहाँ पे मुझे 3 चीजें और बतानी है ताकि तुम्हें डाइवर्सिटी में हेल्प हो जाए। जब तुम डाइवर्सिटी पढ़ रहे होगे तब एक ही जगह पे, और तब मैं बोलूंगी कि बेटा मैंने वहां पे पढ़ाया था ना, आपको पता नहीं है ये चीज, और जो तुम्हें याद नहीं निकला तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ, पनिशमेंट दूंगी अच्छी से। देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। एक होता है आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, यानी कि क्लोरोफिल के इतने सारे टाइप हैं यार। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, और एक होता है अपना क्या बेटा, लास्ट में आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ तो जाना चाहिए, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। लास्ट में होता है आपका बैक्टीरियो विरिडिन। कहाँ होता है, एग्जाम्पल अभी हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियो विरिडिन, या फिर इसी का दूसरा नाम है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, फिलहाल तो इसको ऊपर सेटल कर देते हैं। चलिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए कहाँ पे प्रेजेंट होता है। बेटा ये प्रेजेंट होता है आपका पर्पल बैक्टीरिया। आपको पता होगा, साइंटिस्ट याद आ रहे हैं, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया वाले, कॉर्नेलियस वैन लीन, उन्होंने किए थे ना उस पर एक्सपेरिमेंट। भाई यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। किसके बारे में बताया था, सुटेबल हाइड्रोजन, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यानी कि H डोनर के बारे में बताया था। और उन्होंने भी शुरुआत की थी कि भैया कंफर्म है यहाँ से ही निकलती है ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल से ही। बैक्टीरिया और हायर प्लांट का, ग्रीन प्लांट का फोटोसिंथेसिस कंपेयर किया था हमने उसमें, तो वही वाला ये पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया है, ये बताने का इंटेंशन था मेरा। तो ठीक है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए होता है पर्पल बैक्टीरिया ग्रीन बैक्टीरिया में, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी होता है सिर्फ और सिर्फ पर्पल बैक्टीरिया में, ये ग्रीन बैक्टीरिया में नहीं होता है। और बैक्टीरियो विरिडिन या फिर क्लोरोफिल, क्या बोला मैंने इसको, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये होता है आपके ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर। तो देखो सारी जितनी भी चर्चाएं थी क्लोरोफिल को लेकर वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है कि 3 तरह के पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के टाइप हमने पढ़े हैं अभी सिर्फ, लेकिन अब हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्लोरोफिल ए और बी का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, उसमें तो कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट है ही नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या कि क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ कि एम्फीपैथिक नेचर होता है। एम्फीपैथिक नेचर यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल यहाँ पर मिलेगी, यानी कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पड़ा है सेल मेम्ब्रेन में, सेल बायोलॉजी के अंदर, वैसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है, यहाँ पर आपके क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हेड और टेल में डिवाइड होता है।
सिमिलर स्ट्रक्चर से मतलब यही है। तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर डिटेल में हम पढ़ने वाले थे, उसके लिए चलिए ब्लैक से ही डालना पड़ेगा। क्लोरोफिल ए कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, देखिए इधर क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, टैडपोल लार्वा जैसा हेड, ढंग से बन नहीं रहा क्या? ये ऐसा इसका हेड होता है और ये इसकी टेल निकली होती है, ठीक है। सेंटर में यहाँ पर होता है बच्चों, क्या होता है मैम? सेंटर में होता है मैग्नीशियम, और इसके अलावा यहाँ पर होते हैं दो, तो होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरह का ये जो एरो है ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसका? क्लोरोफिल ए का। अब इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर हम इस स्ट्रक्चर को लेके आते हैं। पतंग जैसा लग रहा है ना, पतंग मत समझ लेना तुम इसको, पतंग नहीं है ये। चलिए, क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में ये तो हमें पता है कि क्या है, ये यूनिवर्सल प्राइमरी पिगमेंट है। इट इज अ यूनिवर्सल प्राइमरी, और हायर प्लांट है भैया उसमें मिलता है, एंड मोस्ट अबंडेंट। इट इज अ यूनिवर्सल प्राइमरी एंड मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पहली बात तो ये हो गई कि भैया सबसे ज्यादा मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये मिलकर बना होता है फेरस, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, एंड नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? नाइट्रोजन चाहिए, फेरस चाहिए यानी कि आयरन चाहिए, और आपका मैग्नीशियम चाहिए। अब देखो जितने हायर प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जो हायर प्लांट्स में मिलता है उसके लिए लाइट एसेंशियल है, लाइट की जरूरत होती है, बिना लाइट के नहीं बनेगा भाई। तो क्या बोल सकती हूँ मैं? दैट लाइट इज रिक्वायर्ड, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर synthesis of chlorophyll in angiosperm। एंजियोस्पर्म्स का मतलब है हायर प्लांट्स में जो क्लोरोफिल ए होता है उसको बनने के लिए क्या चाहिए होता है भैया? लाइट चाहिए होती है। एक लास्ट पॉइंट कि कैसा नेचर होता है इसका? एम्फीपैथिक नेचर है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट प्रेजेंट है। तो नेचर में कैसा है ये? एम्फीपैथिक। क्यों है एम्फीपैथिक? क्योंकि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक क्या है? हेड, एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दोनों प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। चलिए, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। ये स्ट्रक्चर इसका कैसा दिख रहा है? टैडपोल लार्वा के स्ट्रक्चर के जैसा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दैट स्ट्रक्चर कैसा है इसका? टैडपोल लार्वा लाइक। समझ आ रहा है क्या क्या बोला मैंने? कि एक तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है, सब जगह मिलेगा, लाइट जरूरी है, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होते हैं, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और टैडपोल लार्वा जैसा स्ट्रक्चर है, और एम्फीपैथिक है किसमें? नेचर में। यहां तक बात क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर है। ये तो गड़बड़ हो गया मामला। चलिए भाई, ये ठीक रहा, मुझे लगा कि
मेहनत ना करनी पड़ जाए दोबारा। तुम बचते हो मेहनत से, हम बचते तो नहीं है, लेकिन वही है ना कि ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ टेडपोल लार्वा जैसा है। अब इसके स्ट्रक्चर को तुम ध्यान से नोटिस करना, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको इसके स्ट्रक्चर में। आपको इसके स्ट्रक्चर में एक तो दिखाई दे रहा है हेड, तो इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये है आपका मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड। क्या है बच्चा? मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक नजर आ रही है ये क्या है आपका? ये है टेल, तो इसको मैं बोल रही हूं फाइटोल टेल। ये क्या है? फाइटोल टेल है, ये मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड है। अब हेड की बात करूं तो मैग्नीशियम कहां पर है? मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड में सेंटर में मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के चारों तरफ ये 4 टेट्रापायरोल रिंग से मिलकर बना है। इसमें 4 तरह के ये बॉन्ड, जो लाइंस आपको नजर आ रही है, देखो जो एरो वाले हैं वो कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये जो सिंगल लाइंस है ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं साइज की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा? साइज की बात करूं तो इसका हेड जो है इसका साइज होता है, याद करने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी मैं तो बता देती हूँ, 15 एंगस्ट्रॉन इंटू 15 एंगस्ट्रॉन। टेल का साइज कितना होता है? ये होती है 20 एंगस्ट्रॉन लॉन्ग। ठीक है, यहां पर जो हेड है इसके सेंटर में मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो हेड है आपका, हेड है ये कहाँ किससे मिलकर बना होता है? इसके पास में होती है 4 टेट्रापायरोल रिंग। हैज टेट्रापायरोल रिंग, यानी कि 4 है इसलिए टेट्रापायरोल रिंग, 4 टेट्रापायरोल रिंग। तो हैज टेट्रापायरोल रिंग, जिसमें क्या हो रहा है? विद मैग्नीशियम। भाई 4 टेट्रापायरोल रिंग है, किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ में है। और मैग्नीशियम कहाँ है? सेंटर पर है। मैग्नीशियम एट सेंटर। ठीक है, हैज 4 टेट्रापायरोल रिंग देयर, और मैग्नीशियम कहाँ है भैया? सेंटर पर है। ये बात बोली है इन्होंने। अच्छा, ये हेड के बारे में ही बातें चल रही है, ठीक है ना, ये याद रखना तुम। चलिए, दूसरी बात, साइज की बात हो गई। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। और एसिडिक नेचर होने की वजह से ये कैसा है आपका? हाइड्रोफिलिक। कैसा पार्ट है? वाटर लविंग है, यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो 4 टेट्रापायरोल रिंग है, फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि क्लोरोफिल ए में जो सेकंड टेट्रापायरोल रिंग होगी वहां पर मिथाइल ग्रुप होगा। क्लोरोफिल बी में सेकंड पायरोल रिंग पर क्या प्रेजेंट होगा? आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड पायरोल रिंग के पास में कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। ये सारी बात किसके बारे में की है हमने? हेड के बारे में की है। किसके बारे में की है? हेड के बारे में की है। थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा भैया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फाइटोल टेल जो है, फाइटोल टेल का साइज मैंने बता दिया कि 20 एंगस्ट्रॉन क्या है, ये लंबी है। दूसरी चीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये एसिडिक है, और ये इसका जो नेचर है वो कैसा है? एल्कोहलिक है। कैसा है बच्चा? एल्कोहलिक इन नेचर, एल्कोहलिक है। आपका हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है और टेल वाला पार्ट कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। कैसा होगा बच्चा? हाइड्रोफोबिक। एक सेकेंड, एक और मेन पॉइंट कि जहां पर ये हेड और टेल एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इस हेड से ये जो टेल जुड़ रहा है यहाँ पर एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इस बॉन्ड का नाम है कि यहाँ पर है आपका एस्टर बॉन्ड। क्या है बच्चा? ये बॉन्ड एस्टर बॉन्ड।
तो समझ में आ गया, क्लोरोफिल एक का स्ट्रक्चर होता है कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, टेडपोल लार्वा जैसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या है, एम्फीपैथिक है, हेड और टेल में डिवाइड है। हेड प्यार करने वाला है, किससे, पानी से, तो हाइड्रोफिलिक है। टेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डर लगता है, फोबिया है। साइज की बात अब मैं आपको बता देती हूँ, साइज दोनों का कि क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है, साइज दोनों का याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये जरूर याद रखना है कौन सा हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, एसिडिक है या फिर एल्कोहलिक है नेचर में। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो सेकंड पायरोल रिंग होती है क्लोरोफिल ए में, वहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 टेट्रापायरोल रिंग से इसका हेड बना होता है जिसके सेंटर पे क्या है आपका, मैग्नीशियम है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब क्लोरोफिल बी को भी मैं यहीं पर सेटल करती हूँ, थोड़ा सा इसको लेके जाती हूँ ऊपर, थोड़ा सा किया छोटा, चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, क्लोरोफिल बी के बारे में। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, क्लोरोफिल ए जैसा ही होता है। कैसा होता है बच्चा, क्लोरोफिल ए जैसा होता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि यहाँ पर सेकंड पायरोल रिंग में मिथाइल ग्रुप है और क्लोरोफिल बी में सेकंड पायरोल रिंग पर कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूँ, स्ट्रक्चर सिमिलर टू क्लोरोफिल ए, एक्सेप्शन क्या है, मतलब क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट दैट इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है भैया, एल्डिहाइड ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप की जगह क्या है भैया यहाँ पर, कि यहाँ पर है एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सी जगह पर, इन सेकेंड पायरोल रिंग में, और यहाँ पर समाप्त होता है आपका क्या, क्लोरोफिल की पंचायत, ठीक है। क्लोरोफिल हमने ढंग से डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पिगमेंट है वो कौन सा है, कैरोटिनॉइड्स। क्या है बच्चा, कैरोटिनॉइड्स है हमारा नेक्स्ट पिगमेंट। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक लाइन और पढ़ लेते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल का अगर सिंथेसिस की बात करूं, क्लोरोफिल यहीं पे खत्म करना चाहिए मुझे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्या है बच्चा, क्लोरोफिल बना कैसे, क्लोरोफिल का सिंथेसिस कैसे हुआ। तो क्लोरोफिल सिंथेसिस रिक्वायर्ड क्या होती है क्लोरोफिल बनाने के लिए, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बना कैसे, देखिए बनता है ऐसे कि यहां पर क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल को ए जो होता है उससे क्या जुड़ेगा आपका ग्लाइसिन, ठीक है। जब सक्सिनाइल को ए से ग्लाइसिन जुड़ जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा, पहले बनेगा आपका प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनेगा बच्चा, पहले बनेगा आपका प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल बन गया। अब प्रोटोक्लोरोफिल बनने के बाद में देखिए क्या होता है कि ये लाइट की, भैया बिना लाइट के कुछ नहीं होगा, हम पहले ही बोल चुके हैं कि किसको, क्लोरोफिल को बनने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पर मिली है इसको क्या, लाइट। प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर जब लाइट गिरती है और यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन भी चाहिए इसको और लाइट भी चाहिए, तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तब ये बनाएगा आपका फाइनली क्लोरोफिल। क्या बोला मैंने कि सक्सिनाइल को ए, ये आने वाला है अभी आपके आगे जो आप पढ़ने वाले हो ना, साइकिल पढ़ेंगे इसमें। तो सक्सिनाइल को ए किससे जुड़ रहा है, ग्लाइसिन से, जिसकी वजह से प्रोटोक्लोरोफिल बना। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ी, यानी कि क्लोरोफिल को किसकी रिक्वायरमेंट हुई, लाइट की।
जो 2 हाइड्रोजन भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, उसकी प्रेजेंस में किसमें, क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ कि क्लोरोफिल सिंथेसिस जब होता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस जब होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आयरन है आपका वो किसकी तरह काम करता है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो आयरन एक्ट एज कैटलिस्ट, कि आयरन कैटलिस्ट की तरह की फॉर्म में काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और क्या हुआ कि सक्सिनाइल को एक ग्लाइसिन से जुड़ा और प्रोटोक्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गया। वो किसकी प्रेजेंस में, लाइट और 2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, क्लोरोफिल में बदल रहा है। ये हो गया यहाँ पर क्लोरोफिल समाप्त। अब हम नेक्स्ट पिगमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है कैरेटिनॉइड्स। क्या है बच्चा, जो नेक्स्ट है वो है आपके कैरेटिनॉइड्स। तो सेकेंड इज कैरेटिनॉइड। चलिए कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। कैरोटिनॉइड जो है वो किससे मिलकर बने हैं, एक तो पहली चीज ये है कि इनको बनने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कि ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है किसके, प्लांट के अंदर। तीसरी चीज ये कि ये एसेसरी पिगमेंट है, यानी कि क्लोरोफिल ए जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा होगा, रिएक्शन कर रहा होगा, तब ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे क्लोरोफिल ए को फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, यानी कि ये एज अ एसेसरी पिगमेंट काम करते हैं। और सबसे पहले किसमें डिस्कवर्ड हुए, सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया गाजर में, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा कैरेटिन। कैरोटिनॉइड्स 2 तरह के होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, जेंथोफिल और कैरेटिन। कैरेटिन का कलर कैसा होता है, कैरोटीन का कलर हमने देखा था कि येलो ऑरेंज होता है और जेंथोफिल का होता है येलो। इसलिए हम बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स का कलर कहां से कहां तक होता है कि येलो टू येलो ऑरेंज इसका कलर होता है। फॉर्मूला आपको पता है। अब हम बात कर लेंगे इसके अंदर कैरोटीन को। कैरोटीन आपके अल्फा बीटा गामा 3 तरह के कैरोटीन होते हैं, जिसमें से बीटा वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन ए का प्रीकर्सर बीटा वाला ही होता है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है और लाइट की आवश्यकता नहीं होती है बनने के लिए। जेंथोफिल में बात करूं तो काफी सारे जेंथोफिल के टाइप आपकी मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं, लेकिन अगर मैं 2-3 जेंथोफिल के स्पेशल बात करूं तो सबसे बड़ा तो जो हायर प्लांट में है वो होता है ल्यूटीन, जिसकी वजह से ऑटम सीजन में क्या होता है, आपके प्लांट्स की जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं वो ल्यूटीन की वजह से होती हैं। डायटोजेंथिन की बात करूं तो किसमें प्रेजेंट होगा, डाइनोफ्लेजिलेट्स में। उसके बाद अलावा मैं बात करूं वाइलोजेंथिन, तो वाइलोजेंथिन यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्लांट ग्रोथ हार्मोन में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है कि ये किसका प्रीकर्सर होता है, एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर होता है। जिस तरह से आपको ट्राइरोसिन और ट्रिप्टोफैन के बारे में बताया था कि वो भी किसी के प्रीकर्सर होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था तब। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इजीली लिंक हो पाता है, लेकिन तुम पहले वाला याद करते ही हो, दूसरे वाले लेक्चर में टपक जाते हो। तो कैरोटिनॉइड्स के बारे में 1 बाय 1 में लिख लेते हैं भैया सारी चीजें कि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है पहली बात तो। मोस्ट स्टेबल पिगमेंट, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे कि लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। लाइट की आवश्यकता नहीं है फॉर देयर सिंथेसिस। फर्स्ट टाइम किसमें डिस्कवर्ड हुए थे भाई, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कैरेट। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कैरेट, इसलिए नाम पड़ा कैरोटीन एंड नेम्ड एज कैरोटीन। ठीक है भाई, 2 तरह के होते हैं आपके कैरोटिनॉइड्स। कैसे होते हैं बेटा, 2 तरह के होते हैं। तो ये है कैरोटिनॉइड्स,
चलिए कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कैरोटीन, दूसरा है आपका ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो ये जो कैरोटीन है इसका कलर कैसा होता है बच्चों, इसका कलर होता है येलो ऑरेंज। कैसा होता है बेटा, येलो ऑरेंज। और ज़ैंथोफिल का कलर होता है आपका येलो। समझ आ रहा है कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, लाइट की जरूरत नहीं है, पहली बार कैरेट में डिस्कवर्ड किए गए, दो तरह के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को मिलाकर ही कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, ये चीज याद रखनी। कैरोटीन का कलर होता है येलो ऑरेंज, ज़ैंथोफिल का कलर होता है आपका येलो। अब देखिए आगे, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला इसका मतलब इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है C40H56। समझ आ गया। ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन हम जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला याद करते हैं, जनरली जो फॉर्मूला है इसका वो है आपका C40H56O2। ठीक है, अब कलर देखो, कैरोटीन का येलो ऑरेंज है, ज़ैंथोफिल का येलो है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो कैरोटीनॉइड्स का कलर होता है वो कैसा होता है, येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है बॉस। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसके एग्जाम्पल की, कैरोटीन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले तीन तरह के होते हैं भाई, बीटा कैरोटीन, सॉरी अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और एक है आपका गामा कैरोटीन। हमें मतलब किससे है, बीटा वाले से मतलब है। तो बीटा वाले में देखिए, बीटा वाले में तीन चीजें याद रखनी है कि एक तो मोस्ट कॉमन पिगमेंट है ये, यानी कि मोस्ट कॉमन कैरोटीन है प्लांट के अंदर, मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स, पहली बात। तो दूसरी बात आपको करनी है कि किसके लिए जरूरी होता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कैरेट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कैरेट, कैरेट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरी बात कि प्रीकर्सर है, क्या है ये, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। किसका प्रीकर्सर है, विटामिन ए का प्रीकर्सर है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि रिस्पॉन्सिबल है कैरेट के कलर के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर, क्या बोलते हैं, एक कैरोटीन के डाइजेशन से, एक मॉलिक्यूल कैरोटीन के डाइजेशन से दो मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए हमें मिलता है। ठीक है, तो प्लांट्स में मिलता है बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन, ये तीन तरह के कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट मीन कि हमें यही पढ़ना है यहाँ पे, काम तो सारे ही आते हैं भाई, काम ना आते तो मिलते ही क्यों, होते ही नहीं, ये वाली चीज है। शेप में लेके आने दो यार, देखा जाए तो फिर इधर तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ज़ैंथोफिल की बात करते हैं, बीच में लाइन ही लेके आ जाती हूँ ना। ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला देख लिया, सारी चीजें हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एक होता है आपका ल्यूटीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम पढ़ेंगे डायटोजेंथिन,
और एक है वाइलोजेंथिन। ल्यूटीन के बारे में सबसे पहले पढ़ना है हमें। ल्यूटीन का क्या सीन है भाई, देखिए ये मोस्ट कॉमन है ल्यूटीन इन प्लांट्स में। अभी तो मैंने बताया है कि ऑटम सीजन में जो कलर होता है पत्तियों का येलो, वो किसकी वजह से होता है, ल्यूटीन की वजह से। तो मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, येलो कलर के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर किसके अंदर, लीफ के अंदर। येलो कलर ऑफ लीव्स किस समय पर, इन ऑटम सीजन। ऑटम सीजन के अंदर क्या होता है भैया, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। डायटोजेंथिन कहाँ देखने को मिलेगा, डायटोजेंथिन मिलेगा आपको किसके अंदर, डायटम्स के, मतलब डाइनोफ्लेजिलेट्स के पास में, डाइनोफ्लेजिलेट्स। और वाइलोजेंथिन जो है वो क्या होता है, इट इज प्रीकर्सर, इट इज प्रीकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड। वहां पर काम आएगा ये, याद रखना कि कहां पर, एब्सिसिक इट इज प्रीकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड। प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन में ये काम आने वाला है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स की, ठीक है, कि क्या काम है, फंक्शन क्या है। मैंने तो बोल दिया एसेसरी पिगमेंट है, लेकिन मैं बता भी देती हूँ कि एसेसरी पिगमेंट है जो क्या करेगा, बाकी क्लोरोफिल ए अभी हम पढ़ेंगे जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, तो हम देखेंगे वहां पे क्लोरोफिल ए वगैरह जो है वो ब्लू लाइट और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। फिर ग्रीन और बाकी पिगमेंट जो है जो वेवलेंथ है अलग अलग लाइट की, उसको तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर की लाइट या फिर बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, जिसको क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्लोरोफिल ए या फिर जो आपके हायर पिगमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ये ऑब्जर्व करते हैं और उसकी एनर्जी को ये क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है। तो ये काम किसका है, ये है एसेसरी पिगमेंट्स का काम। दूसरी चीज, ये दूसरा काम ये करेंगे, आपको ये पता है क्लोरोप्लास्ट में जब हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी की लाइट जलती पड़ती है तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल का भी यही सीन है कि क्लोरोफिल पर भी जब ज्यादा लाइट पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली लाइट, तो क्लोरोफिल ए भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, एक शील्ड पिगमेंट की तरह या फिर प्रोटेक्शन पिगमेंट की तरह काम करते हैं और चारों तरफ क्लोरोफिल ए के इकट्ठा हो जाते हैं और क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी की लाइट की वजह से क्लोरोफिल ए का मर जाना या फिर लीथल नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्लोरोफिल का मर जाना। अब आप सोच रहे हो ऑक्सीजन की वजह से कोई चीज कैसे मर जाती है, वो तो प्राणदायिनी है। तो ऐसा नहीं है, डायरेक्टली प्राणदायिनी नहीं होती, वो पहले वाली जो ऑक्सीजन होती है जो रिलीज होती है वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है, तब वो प्राण देने वाली नहीं, प्राण हरने वाली ऑक्सीजन होती है, यानी कि लेथल होती है। लेथल नेसेंट का मतलब है जहरीली गैस होती है जो जानलेवा हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स वहां पर कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, वो जो सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, सिंगल जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई थी O की फॉर्म में, उसको क्या करता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में O2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि वो प्रॉफिटेबल बने, आपके लिए नुकसानदायक ना बने। तो ये सारे काम होते हैं आपके कैरोटीनॉइड्स के। तो कैरोटीनॉइड्स के क्या पढ़ लेते हैं हम, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर इनके फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। देखिए सबसे पहला काम है इनका कि ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो दे एब्जॉर्ब, अभी बताया मैंने, दे एब्जॉर्ब light of different wavelength, they absorb light
ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट की को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया किसको, क्लोरोफिल ए को. Is that mean that is the function is accessory pigment. क्या बोला मैंने बोला कि जो क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में मिलता है, फोटोसिंथेसिस करवाने का काम वही करेगा, लेकिन वो सिर्फ ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन या बाकी लाइट को अभी पढ़ने वाले हैं हम स्पेक्ट्रम में, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा. तो ये क्या करेंगे, ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये उन ग्रीन कलर की लाइट्स को या बाकी लाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी किसको, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे. इसका मतलब है कि ये एक्सेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं. क्या मतलब हुआ इसका, कि ये एक्सेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं. पहली बात तो ये. दूसरे फंक्शन की बात करूं मैं तो इसका नंबर सेकंड जो फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट ऑक्सीजन, दे कन्वर्ट लीथल ऑक्सीजन, दे कन्वर्ट हार्मफुल एंड लीथल नेसेंट ऑक्सीजन into molecule into क्या करते हैं कि ये हार्मफुल, नुकसान करने वाली, क्या कर रहे हैं ये, दे हार्मफुल कन्वर्ट कर रहे हैं हार्मफुल एंड यानी कि जानलेवा, हार्मफुल यानी कि हानिकारक, एंड लीथल नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है कि जानलेवा जहरीली गैस को इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं. अगर सिंगल ऑक्सीजन जो होता है आपका ये O की फॉर्म में ये रिलीज हो जाए और ये अंदर पड़ी रहे, इसको O2 में कन्वर्ट ना किया जाए, तो ये आपके लिए प्राण देने वाली नहीं, प्राण हरने वाली हो गई, जहरीली गैस हो गई. ठीक है, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने का काम करते हैं कौन से, एक्सेसरी पिगमेंट्स. यानी कि ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को किस में बदल रहे हैं, O2 में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को. यहां तक ठीक है बात. चलिए लास्ट फंक्शन जो इसका है कि ये क्या करते हैं कि ये शील्ड पिगमेंट की तरह, प्रोटेक्टिव पिगमेंट की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं क्लोरोफिल ए को. तो दे फंक्शन एज शील्ड पिगमेंट. किसकी तरह काम करते हैं ये, शील्ड पिगमेंट की तरह काम करते हैं. दे फंक्शन एज शील्ड पिगमेंट या एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट. एज दे प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये, क्लोरोफिल ए को. एज दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. किससे बचा रहे हैं ये, क्लोरोफिल ए को बचा रहे हैं ये फोटो ऑक्सीडेशन से. और ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन ये होता है कि आपका क्लोरोफिल ए जो है, फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपका जो क्लोरोफिल ए है इस पर या तो हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़े तो ये मर जाए, या फिर किसी मिनरल्स की कमी की वजह से क्लोरोफिल ए नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन हो जाए इसका, तो इसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, जिससे बचाने का काम कर रहे हैं आपके कैरोटीनॉइड्स. तो यहाँ पर क्या होता है भाई, फोटो ऑक्सीडेशन. फोटो ऑक्सीडेशन होता है आपका ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन, ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन, ऑक्सीडेटिव
डिस्ट्रक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन में क्या हो जाए, इसका डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए किसकी वजह से हो सकता है? एक तो हो सकता है ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी, या फिर ये हो सकता है किसकी वजह से? ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, कि या तो जहरीली ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज होने की वजह से या फिर हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से क्लोरोफिल ए का खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, जिसको रोकने का काम करते हैं आपके कैरोटीनॉइड्स यानी कि एसेंशियल पिगमेंट्स, जो कि कैसा काम कर रहे हैं? शील्ड पिगमेंट या फिर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि बोलते हैं ना, हम एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स क्या लेते हैं? जब आपकी बॉडी के अंदर कोई जहरीला पैथोजन जो आपको बीमार कर सकता है ये एंटर कर जाता है, तो हमें एंटीबॉडी दी जाती है ताकि उससे हम प्रोटेक्ट हो सकें। तो 3 फंक्शन है कैरोटीनॉइड्स के, कि पहला तो ये काम करता है, किस तरह से काम करता है कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है और इसको ट्रांसफर कर देता है, इसकी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को, ये इसका काम है। दूसरा काम है कि जो जहरीले हार्मफुल लीथल नेसेंट ऑक्सीजन है उसको मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और लास्ट में है कि शील्ड पिगमेंट की तरह काम करता है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है क्लोरोफिल ए को। यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स खत्म हो गए। अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा लास्ट पिगमेंट है, उसका नाम है फाइकोबिलिन्स। क्या है बच्चा? फाइकोबिलिन्स। चलिए, देखिए फाइकोबिलिन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या होते हैं, एक तरह के क्रोमोप्रोटीन होते हैं। फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं? क्रोमोप्रोटीन होते हैं जो किसमें? हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्रोमोप्रोटीन सॉल्युबल इन हॉट वाटर। कहाँ मिलते हैं ये होते हैं आपके एसेसरी पिगमेंट्स। क्या होते हैं बच्चा? ये होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। कहाँ कहाँ पे? ब्लू ग्रीन एल्गी के एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये, और इसके अलावा ये रेड एल्गी के क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी, भाई सब जगह नहीं होते हैं। एक तो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के एसेसरी पिगमेंट्स, हायर प्लांट्स में नहीं देखने को मिलेंगे, और दूसरा होता है आपका एसेसरी पिगमेंट्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। रेड एल्गी में चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे ना तब अच्छे से समझ जाओगे कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल और ये सब कुछ कहाँ से आ गए, तब पल्ले पड़ेगा। अभी यहाँ पर तो आपको ये लग रहा होगा ना कि ये क्या रटने वाली चीज़ आ गई, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, लेकिन वहाँ पे तुम एक्चुअली में इसकी वैल्यू समझ पाओगे जब तुम अच्छे से इसको समझोगे, पढ़ोगे। जब याद नहीं रह रहा होगा फिर रटोगे ना, तो अभी पहले से याद करके बैठ जाओ, ठीक है। देखिए कलर की बात करें, अगर टाइप्स की बात करें, किसकी? फाइकोबिलिन्स के टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, 1 2 3। 1 2 3 में कौन कौन सा? 1 2 3 में होता है, देखो एक तो होता है आपका फाइकोसाइन। फाइकोसाइन एक फाइकोबिलिन्स होता है फाइकोइरिथ्रिन टाइप का। ये फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रेड एल्गी में मिलेगा। फाइकोसाइनिन जो है नाम से पता चल रहा है कि ये किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में होगा। और एक होता है आपका एलो फाइकोसाइनिन। तो फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन का जो रंग होता है वो होता है ब्लू कलर का। फाइकोइरिथ्रिन का आपका कलर होता है कैसा बेटा? रेड कलर।
और आपका एलोफाइकोसाइनिन का जो कलर होता है वो मैं शायद यहाँ पे तो कैसे बताऊँ, ये होता है लाइट ब्लू कलर, लेकिन ये दिखेगा नहीं तुम्हें, वरना मैं तुम्हें क्या है थोड़ा इजी पीजी कर देती चीज़ें, लेकिन व्हाट कैन आई डू नाम है कि ये होता है लाइट ब्लू कलर। ठीक है, तो ये फाइकोबिलिन्स भी कंप्लीट हो गए यहाँ पर, यानी कि हमने जितने भी पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं दो इंपॉर्टेंट लाइंस और आपको बताने वाली हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी इटियोलेशन और क्लोरोसिस के बारे में। किसके बारे में बताऊंगी बेटा? इटियोलेशन और क्लोरोसिस के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि आपकी जो लीफ होती है उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। अब ये जो लीफ का येलो कलर है वो वेरी करता है कि वो किस वजह से येलो कलर हुआ है। तो अगर मान लो लीफ का जो येलो कलर है वो हो रहा है आपका येलो कलर किसकी वजह से? कि उसको लाइट कम मिली है, लाइट की कम प्रेजेंस थी, लाइट की क्वांटिटी कम मिली है, उसकी वजह से अगर लीफ आपकी पीली पड़ रही है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इटियोलेशन। लेकिन अगर लीफ का कलर जो है वो येलो हुआ है किसकी वजह से? मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया वायरसेस की वजह से, तो इस प्रोसेस में जो लीफ पीली पड़ती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यानी कि उस घटना को हम बोलते हैं क्लोरोसिस। तो क्या बोला मैंने कि येलोइंग ऑफ लीफ, येलोइंग ऑफ लीव्स due to insufficient light, लाइट के इनसफिशिएंट होने की वजह से लीफ का येलो होना, इसको बोलते हैं हम क्या बेटा? इटियोलेशन। इस परेशानी को बोलते हैं इटियोलेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं येलोइंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स किसकी वजह से? ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो गया, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, तो ये जो प्रोसेस है यानी कि ये जो परेशानी है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्लोरोसिस। क्या बोलेंगे बच्चा? क्लोरोसिस। यहाँ तक बात कंप्लीट है। और ये इटियोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो हल्के में मत लेना। क्या मत करना बेटा? हल्के में मत लेना। समझ में आया? इसको यहीं लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पिगमेंट सारे कंप्लीट हो गए, पिगमेंट से रिलेटेड बात हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज प्रिपेयर्ड बाय T.W. इंजलमैन ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन एरोबिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी क्लोरेला। उसी पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बता दिया था एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है ये बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है कि जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको कौन सा पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। पिगमेंट्स के बारे में जो बताया है कि पिगमेंट ने, क्लोरोफिल ए ने रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, या क्लोरोफिल बी ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, या कैरोटीनॉइड्स ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, रेड को किया, ग्रीन को किया, येलो को किया, वायलेट को किया, ये चीजें जो बताता है वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर्ली डायग्राम दिए हुए हैं, यानी कि ग्राफ बनाकर बताया हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहाँ से अपनी कुर्सी की पेटी ढंग से टाइटली बांध लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और अब जो थी ये याद तो ये सब करना है, लेकिन ये यहाँ पर याद करना था लाइन टू लाइन की, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अब जितने भी टॉपिक आने वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं, उसके बाद में ही याद हो पाएंगे। तो देखिए भाई,
स्टार्ट करते हैं हम इन डायग्राम्स से। डायग्राम अच्छे से नजर आ रहे होंगे। पहले मैं इसको लेके आती हूँ, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ दिखा देती हूँ, फिर वापस से लेके जाऊंगी। देखिए ये जो पहला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये है किसकी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पिक्चर है, जो क्या बता रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है उसका स्पेक्ट्रम बता रही है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं अभी मैं समझाऊंगी, पहले दिखा देती हूँ। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जा रही है ब्लू कलर की लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन बता रही है किसके बारे में? कि ये है किसका ग्राफ? क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। ये जो येलो कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइन, सॉरी ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ब्लू वाली बता रही है क्लोरोफिल ए, ग्रीन वाली बता रही है क्लोरोफिल बी के बारे में, और ये जो येलो कलर की ग्राफ है ये बता रहा है कैरोटीनॉइड्स के बारे में। समझ में आ गया? अब आप देख सकते हैं यहां से जो, अगर मैं बात करूं वेवलेंथ ऑफ लाइट की, तो 400, 500, 600, 700, 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर की डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट आती है। किसकी तरफ से? व्हाइट कलर की जो लाइट सनलाइट में आ रही है उसमें ये सारी चीजें आ रही है। अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग कलर का, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी आपको कि जो ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है, अगर मैं पर्टिकुलर ब्लू कलर की बात करूं तो वो होता है आपका 450 से 495 नैनोमीटर। फिर उसके बाद में 495 नैनोमीटर से लेकर 570 तक आपका होता है ग्रीन कलर की लाइट का वेवलेंथ। फिर 570 से लेकर, कहां से बचा? 570 से लेकर 590 तक का जो वेवलेंथ होता है वो होता है येलो कलर का। फिर 590 से 620 तक का होता है ऑरेंज कलर का, और फिर 620 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है रेड कलर का। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना तुम, तो वहां पर तुम्हारे टीचर तुम्हें बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब मुझे मत बोलना कि मॉडर्न फिजिक्स भी स्टार्ट कर दो मैम, क्योंकि मेरा काम तो भाई बायो वाला है, ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट वहां पर भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी मैंने बता दी, पर मैं लिखवा भी दूंगी ताकि तुम्हारे लिए इजी पीजी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में यानी कि कौन सा कलर है? ब्लू रीजन है, फिर ग्रीन रीजन है और फिर रेड रीजन है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की मैं बात करूं कि ब्लू और रेड के कंपेयर में मैं बात करूं तो ब्लू में देख लो क्लोरोफिल ए का ग्राफ यानी कि पीक, और क्लोरोफिल बी का पीक रेड रीजन के कंपेयर में क्या है? ज्यादा बड़ा है। यानी कि ब्लू लाइट में अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम कहां बनेगा? कि वो बनेगा ब्लू लाइट में बनेगा। यानी कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मैक्सिमम किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद में रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आप देख सकते हैं वॉयलेट इंडिगो ब्लू से, वॉयलेट से स्टार्ट हुआ, इंडिगो ब्लू से स्टार्ट हुआ, ब्लू में भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आके जब ग्रीन कलर आपका खत्म हो जाएगा, ग्रीन कलर में ऑलमोस्ट ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है ग्रीन कलर के अंदर। यानी कि कैरोटीनॉइड्स जो है, जो क्या है आपके एसेसरी पिगमेंट, ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? वॉयलेट कलर की लाइट को, ब्लू कलर की लाइट को, और थोड़ी बहुत ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहीं पे बता देती हूँ, एक्शन स्पेक्ट्रम में बताना चाहिए वैसे तो। क्लोरोफिल बी का ग्राफ क्लोरोफिल ए से ब्लू लाइट में ज्यादा बड़ा है। देख लो ये क्लोरोफिल ए तो यहीं रह गया, क्लोरोफिल बी यहाँ पे पहुंच रहा है। यानी कि ब्लू लाइट को कौन एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है? क्लोरोफिल ए कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। सॉरी, क्लोरोफिल ए जो है वो क्या कर रहा है? ब्लू लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल बी के कंपेयर में। क्लोरोफिल बी का ग्राफ ऊंचा है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू तो यहीं पे रह गया है क्लोरोफिल ए वाला ग्राफ। तो क्लोरोफिल बी किसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू कलर की रीजन की लाइट को, यानी कि ब्लू लाइट को। इधर देखिए रेड लाइट में आ जाइए, रेड लाइट में ये है आपका क्लोरोफिल बी का ग्राफ ग्रीन वाला, क्लोरोफिल ए का है ब्लू वाला, ठीक है। तो रेड लाइट में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि क्लोरोफिल बी जो है क्या है? क्लोरोफिल बी जो है रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसका पीक छोटा है यहाँ पर, और आपका क्लोरोफिल ए रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसका पीक बड़ा हुआ है। समझ आ गया यहाँ तक? तो इसके बारे में लिख लेते हैं पहले, और मैं वेवलेंथ ऑफ लाइट तुम्हें लिखवा देती हूँ। चलिए भाई साहब, दिखाई तो तुम्हें दे ही रहा होगा, आंखें तो तुम्हारी वैसे ही बहुत तेज हैं। यहाँ पर कुछ कलर्स हैं, जैसे कि ये हो गया 400 नैनोमीटर, ये है आपका 500 नैनोमीटर, ये 600 नैनोमीटर, और यहाँ आ जाओ 700 नैनोमीटर।
ठीक है, तो अभी मैंने जो बात की थी, अभी मैंने जो चर्चा की है, इसको इधर लेके जाते हैं, उसमें मैंने क्या चर्चा की है, मैंने बताया है, हालांकि ये लिखवाना ज़रूरी तो नहीं है डाटा, फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। 450 नैनोमीटर से 495 नैनोमीटर क्या है आपका ब्लू। 495 से 570 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है वो ग्रीन कलर की लाइट का होता है। 570 नैनोमीटर से 590 नैनोमीटर जो है, कहाँ है 590 नैनोमीटर, वो कौन सा है, येलो कलर की लाइट का वेवलेंथ है। 590 से लेकर 620 ऑरेंज कलर की लाइट का वेवलेंथ है, और 620 से लेकर 700 नैनोमीटर कौन सी लाइट का है, रेड लाइट का वेवलेंथ है। ठीक है, इसको छोटे से डिब्बे में यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि 450 से 495 यानी कि 500 से पहले पहले आपका क्या है बच्चा, ब्लू। क्या है, ब्लू, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो और ये ब्लू। फिर 495 से 570 में समअप हो रहा है क्या, आपका ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये है आपका ग्रीन। फिर 620 तक क्या जा रहा है आपका, सॉरी इससे पहले आपका येलो खत्म हो रहा है 600 से पहले पहले, उसके बाद में यहां से शुरू हो गया है ये ऑरेंज, और फिर है आपका रेड लाइट। समझ आया? ठीक है, ये बता रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो अच्छे से देखो, मैं ही दिखा देती हूँ कि ये जो ब्लू कलर का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका है, क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। क्या है बच्चा, क्लोरोफिल ए का ये ग्राफ है। ठीक है, ये इसका पीक ब्लू कलर की लाइट में ज्यादा ऊंचा है, रेड लाइट में क्या है, छोटा है, यानी कि क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है। पहली चीज तो ये, चलिए इसको हटाते हैं अभी। अब आप देखते हैं किसको, ग्रीन कलर के ग्राफ को। किसको देख रहे हो तुम, ग्रीन कलर के ग्राफ को, लेकिन मैं बता रही हूँ रेड कलर के साथ में ताकि तुम्हें दिखाई दे। ये जो है, ये है क्लोरोफिल बी का पीक, जो कहां पर है, क्लोरोफिल ए के पीक से तो बड़ा है, यानी कि क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट को क्लोरोफिल ए से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, पहली चीज तो। और यहाँ पर भी ये रेड लाइट में भी पीक बना रहा है अपना, यानी कि क्लोरोफिल भी रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेकिन ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर समाप्त। तीसरी चीज आप देख सकते हो कि क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट में छोटा है क्लोरोफिल बी से, लेकिन क्लोरोफिल ए ब्लू रेड लाइट में बड़ा है, इसका पीक किससे, क्लोरोफिल बी से। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब कैरोटीनॉइड्स देख सकते हैं। वॉयलेट इंडिगो से कैरोटीनॉइड शुरू हो रहा है, ये येलो कलर की लाइन जिसको मैं रेड से ही बता रही हूँ, ये वॉयलेट इंडिगो से शुरू हुआ, ब्लू में गया और ग्रीन में आके बिल्कुल नीचे आ गया। यहाँ पर ये ग्राफ खत्म हो गया, यानी कि कैरोटीनॉइड्स कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कि ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं ब्लू लाइट को, इंडिगो लाइट को, वॉयलेट लाइट को और ग्रीन कलर की लाइट को। यहाँ तक ठीक है मामला? ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ से रेड का डी हट गया। ठीक है, तो 1 बाय 1 लिख लेते हैं किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। पहले मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो पहला जो आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये क्या बता रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है कि बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दोनों की बात हो रही है, क्या कर रहे हैं, फॉर्म मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक। दोनों के दोनों जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक बना रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन पीक वो कहां पर बना रहे हैं, कि ये बना रहे हैं, पहले तो बना रहे हैं ये इन ब्लू लाइट, ठीक है, देन इन रेड लाइट।
क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के ग्राफ की बात हो गई। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी चर्चा किसके बारे में, कैरोटीनॉइड्स के बारे में। तो कैरोटीनॉइड्स क्या कर रहे हैं आपका, कैरोटीनॉइड्स ये क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो कौन सा पिगमेंट किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है यही बताना है, तो वही हम बता रहे हैं। तो कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब वायलेट, ब्लू एंड लिटिल ग्रीन लाइट। इसको कौन एब्जॉर्व कर रहा है आपका, कैरोटीनॉइड एब्जॉर्व कर रहा है। ये किसके बारे में थी सारी चर्चाएं, ये थी हमारी, एक सेकेंड, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। चलिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बातचीत हमारी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये जो ग्राफ है ये किसका है बच्चा, ये है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये क्या बता रहा है, आप देख सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में क्या बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रहा है। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि मैम आप दिखा दो जो भी हम देख सकते हैं। वैसे तो हम देख नहीं सकते हैं, हम हैं अंधे, क्योंकि हमें अपना भविष्य नजर ही नहीं आता। आप लोग हमें पढ़ा रहे हो इतनी मेहनत से, लेकिन हम वही टाइम पास करते लास्ट में वन शॉट देखते हुए आएंगे। तो ये वाला जो रीजन है बच्चा, कौन सा वाला, ये है ब्लू, ये है ग्रीन रीजन और ये है आपका देखा जाए तो रेड रीजन। ठीक है, अब देख सकते हो आपकी जो फोटोसिंथेसिस का रेट है उसको पता लगाने के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है। अब आप देख रहे हो कि पता कैसे चलता है, मेजर कैसे होता है कि बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जिस लेवल पे रिलीज होती है उससे फोटोसिंथेसिस का रेट पता चलता है। तो ये याद रखना कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजरिंग बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिलीज होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के रेट को मेजर किया जाता है। पहली चीज तो आप देख सकते हो ब्लू लाइट में, किसके अंदर, ब्लू लाइट के अंदर आपका एक्शन स्पेक्ट्रम यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, फिर ग्रीन में कम हुआ, बिल्कुल नीचे आ गया और फिर रेड में वापस बढ़ गया। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो किस में ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है ब्लू एंड रेड में और मिनिमम होता है ग्रीन कलर में। किस में होता है मिनिमम, ग्रीन कलर में। तो एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख के बता दो इनको। तो ये मैक्सिमम स्पेक्ट्रम किसका, एक सेकेंड साफ सुथरा लिख लेते हैं थोड़ा प्यार से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या पता लग रहा है हमें कि हमें इससे पता चल रहा है मैम मैक्सिमम रेट ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ही बताएगा, तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके अंदर है कि ब्लू एंड रेड में है। पहली बात। दूसरी बात कि मिनिमम किसके अंदर है, मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है आपका ग्रीन कलर में। और अगर पूछ लिया जाए मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस, किस क्या पूछ लिया जाए बेटा, मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस, तो वो होता है आपका किसके अंदर, रेड लाइट के अंदर। अब आप बोल रहे होंगे कि मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस इन रेड लाइट, हाउ, कैसे हो गया मैम, हर बार ब्लू में ज्यादा बन रहा है रेड में तो कम बन रहा है।
भाई आप देखेंगे अभी हम एसेसरी पिगमेंट पढ़ के आए तो क्लोरोफिल ए के अलावा, फोटो सिस्टम पढ़ेंगे ना जब, क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी बाकी के पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करवाते हैं वो सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए को क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी हमने देखा कि जो रेड लाइट में एक्शन पीक बन रहा है, किसका एब्जॉर्प्शन पीक बन रहा है जो रेड लाइट में, वो किसका, क्लोरोफिल ए का ज्यादा है, क्लोरोफिल बी का छोटा है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सब जो है वो क्या करते हैं, आपके एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं, क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जिससे क्लोरोफिल ए क्या करे, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़े। यानी कि क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए रिएक्शन पिगमेंट होता है, यानी कि जो काम करता है, मेन फंक्शन करता है। तो मोस्ट एफिशिएंट अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम रेट फोटोसिंथेसिस किस में है तो ब्लू और रेड में, मिनिमम किस में है, ग्रीन के अंदर है। लेकिन मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस पूछा जाए किस लाइट के अंदर होता है तो वो होता है आपका रेड लाइट के अंदर। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, आ गई समझ में? हाँ, अब आप देख सकते हैं लास्ट का ये जो ग्राफ है, क्या है बच्चा, लास्ट का ये जो ग्राफ है, एक सेकेंड, आवाज तो आ रही है ना, हाँ, ये वाला ग्राफ, पहले तो इसको भी थोड़ा बहुत साइड कर देते हैं। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अरे 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 अरे, गड़बड़ कर दिया मामला। ये तो एक्शन स्पेक्ट्रम लिखना था ना बेटा, यहाँ पे तुम लोग बता ही नहीं रहे हो, गलतियाँ कहाँ हो रही है, वर्ड गलत लिख दिया और यू आर लाइक मैम डोंट वरी। एक्शन स्पेक्ट्रम, ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये था एक्शन स्पेक्ट्रम। अब लास्ट का ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को मैं बहुत बड़ा करके दिखा रही हूँ, पहले तुम देखो। ये जो ब्लैक कलर की ग्राफ है ये बता रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा है। और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये किसके बारे में बता रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है, ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है। क्योंकि क्या बोला मैंने, क्योंकि क्या होता है, यहां पर ये जो ब्लू लाइट है वो क्लोरोफिल ए के बारे में डिस्कस कर रही थी, ठीक है, सही बात है। चलिए लिख देते हैं कौन सी चीज क्या बता रही है। ब्लू है तो ब्लू, ब्लैक है तो ब्लैक को ब्लैक से ही बता देते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रहा है, यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन, ब्लू लाइट क्या बता रही, ब्लू ग्राफ क्या बता रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ब्लू वाला क्या बता रहा है, ब्लू वाला बता रहा है आपका किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए के बारे में, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर चीज क्या है, इधर देखो कि ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये क्या है आपका ब्लू, ये हो गया ग्रीन और ये है रेड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, भाई ब्लू और रेड में तो होता ही है एक्शन स्पेक्ट्रम, फोटोसिंथेसिस का रेट किस में मैक्सिमम होता है, ब्लू में और रेड में। क्लोरोफिल ए ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, रेड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उस अकॉर्डिंग तो ग्रीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से ग्रीन में क्लोरोफिल ए का ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल धरातल पे आ गया है, वैसे ही ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम है ये भी ग्रीन वाली जगह पर क्या होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। यानी कि ग्रीन वाले वेवलेंथ ऑफ लाइट में, ग्रीन कलर ऑफ लाइट में ये दोनों को आपस में एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ग्रीन में आपका एक्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, बिल्कुल नीचे नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है,
क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल है तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसलिए क्लोरोफिल है तो बिल्कुल नीचे आ गया कि ये इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब ही नहीं करता। लेकिन जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। इसलिए ग्रीन लाइट में भी, यहाँ पर भी इस वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी, ग्रीन कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी, जिसका वेवलेंथ कितना है 495 से लेकर 570 नैनोमीटर में भी क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस का रेट चलता है। किसकी वजह से चलता है? कि एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से चलता है। और एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स यानी कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी वजह से हो रहा है भैया? एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से। एसेसरी पिगमेंट्स, और एसेसरी पिगमेंट्स क्या है ये देख लिए। एसेसरी पिगमेंट होते हैं मैम क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो यहां पर किसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने डिस्कस कर लिया है एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिटेल। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में। हम सारे के सारे पिगमेंट्स पढ़ लिए, एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हमने। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फोटो सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? फोटो सिस्टम। क्या होता है फोटो सिस्टम? कि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, उस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को क्या बोलते हैं? हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड पिगमेंट्स का जो ग्रुप होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसको फोटो सिस्टम या फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला जाता है। ठीक है। दूसरी चीज किसने बताया था इसके बारे में? तो ये डिस्कवर्ड किए थे इमर्सन और एर्नोल्ड। दो तरह का साइंटिस्ट थे, इमर्सन और एर्नोल्ड, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किस पे? ग्रीन एल्गी क्लोरेला पर क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। और दो पता लगाया कि दो तरह के, क्या डिस्कवर्ड किया इन्होंने? कि दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। एक का नाम है फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसको PS1 बोलते हैं शॉर्ट में, और दूसरे का नाम है फोटो सिस्टम 2। तो आप सोच रहे होंगे फोटो सिस्टम 1 और 2 कैसे नाम रखा? फोटो सिस्टम 1 और 2 इन्होंने नाम रखा किसके अकॉर्डिंग? कि जैसे डिस्कवर्ड हुआ, जिस तरह से पता चला, डिस्कवर्ड हुए ये, उस डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया? इनका नाम रख लिया। ठीक है। तो हम देख लेते हैं फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं। क्या बोला? फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम। क्या होता है भाई फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम? ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देखिए ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे होते हैं ये ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पहली चीज तो किसने बताया था? कि मैम सबसे पहले बताया था किसने? एमर्सन एंड एर्नोल्ड, दो साइंटिस्ट थे। क्या किया इन्होंने? वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया, वर्कड ऑन क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है? ग्रीन एल्गी है। इसी पे किसने एक्सपेरिमेंट किए थे? आपको पता है किसने किए थे बेटा? किसने किए थे? क्लोरेला के बारे में नहीं पता क्या तुम्हें? हद हो गई है भाई। कैसे पता लगाया?
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पता लगाया एंड सजेस्टेड और सजेस्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम। कि दो फोटो सिस्टम होते हैं, एग्जिस्ट किया, उन्होंने बताया कि एग्जिस्टेंस होती है दो फोटो सिस्टम की, किसके ऊपर फंक्शन करने के बाद में, क्लोरेला ग्रीन एल्गी के ऊपर काम करने के बाद में। क्या बताया कि होता है भैया फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट को शॉर्ट में मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं PS1, PS फर्स्ट, और फोटो सिस्टम सेकेंड को क्या बोलेंगे हम, PS सेकेंड। किसने बताया ये, इमर्जन और एनरोल्ड ने किस पे काम किया, ग्रीन एल्गी क्लोरेला पे काम किया। यहां तक ठीक है मामला, ठीक है चलो। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है कि पता कैसे चला, इनका नाम जो हुआ है वो नामकरण कैसे हुआ है, तो दीज फोटो सिस्टम have been named in the sequence of their discovery। इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग क्या किया है भैया, इनका नाम लिखा है। ठीक है, कि इनकी जिस तरह से डिस्कवरी होती है उस बेसिस पे हमने क्या किया है, फोटो सिस्टम को नाम दिया है कि दीज फोटो सिस्टम हैव बीन नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। कि पहले PS फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ इसलिए फोटो सिस्टम 1, फिर PS सेकंड डिस्कवर्ड हुआ इसलिए PS2 नाम लिख दिया। कैसे पता चला कि एमर्जन और एनरोल्ड जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्रीन एल्गी क्लोरेला पे काम किया और दो फोटो सिस्टम का पता लगाया। क्या होता है फोटो सिस्टम कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, अब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहाँ होगी, ग्रेनल थाइलेकोइड और ये सब इनके अंदर ही होगी। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम। यहां तक समझ में आ गया। अब कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं। चलिए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अब एक बात बताओ, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है या डबल मेम्ब्रेन होती है? मैं आपको क्लियरली बता दूं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन थाइलेकोइड होती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती कि यहाँ पे दो बताए। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें पिगमेंट किस तरह से स्टोर हुए हैं, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है बच्चा आपकी, ये है आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? ठीक है, क्या होता है भाई, कोई भी मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन हो, कुछ भी, उनमें सब में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि सब में होती है लिपिड की बाइलेयर, है कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। ठीक है, तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। साथ में यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला है कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम बोल रहे हैं आपके फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, प्रोटीन होंगे और क्या होगा, बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट होंगे, किसके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के। ये आप देख सकते हो।
ठीक है। तो बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे पिगमेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। पिगमेंट्स कैसे होते हैं कि एसेसरी पिगमेंट होंगे और एक मेन फंक्शन पिगमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट है ये क्या है, ग्रुप है, और इसमें जो पिगमेंट पड़ा हुआ है ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स अभी मैंने बनाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फंक्शन पिगमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए, जो क्या प्रेजेंट होगा, ये पिंक कलर से मैंने बनाया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने कहीं कहीं पर तो क्या बनाया है, मैंने कहीं कहीं पर तो ये क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट से मिलकर जो बने होते हैं इसको ही हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोला, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। ये क्या हो गया भाई, चलिए देखिए यहां पर ये जो है क्या है मैम, ये जो है ये क्या, ये है आपका क्लोरोफिल ए और ये भी है आपका क्लोरोफिल ए। अगर मान लो ये जो क्लोरोफिल ए है वो है 700 वाला, तो इस फोटो सिस्टम को हम बोलेंगे पीएस फर्स्ट, और ये क्लोरोफिल ए अगर होता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला तो इसको हम बोलते हैं क्या, पीएस सेकेंड। क्या बोला मैंने कि जहां पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है 700 वाला वो हो गया आपका पीएस फर्स्ट, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल ए कैसा होता है 700 वाला, और जहां पर क्लोरोफिल ए है आपका 680 वाला वो फोटो सिस्टम होता है सेकेंड। तो कैसे बना फोटो सिस्टम की, एसेसरी पिगमेंट और मेन फंक्शनल पिगमेंट का जो ग्रुप होता है उसकी वजह से आपका बना है यहाँ पर फोटो सिस्टम। इज दैट क्लियर, हो गया, ये फोटो सिस्टम बन गया कि ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे ये फोटो सिस्टम मैंने बड़े बड़े बनाए, अब यहाँ पे मैंने ये फोटो सिस्टम जो है वो छोटे छोटे बनाए। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वेरी करता है ना कि आपका पौधा कहाँ पर रखा हुआ है। अगर आपका प्लांट रखा हुआ है सनलाइट में, यानी कि सन लविंग प्लांट है, सनलाइट लविंग प्लांट है, तो ऐसे पौधों को, प्लांट्स को हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। और जिसको धूप प्रॉपर मिल रही है, जो धूप में ही रखा हुआ है, सन को लव करता है और धूप में ही रखा है, उसे प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, तो उसका फोटो सिस्टम कैसा होगा, वहां पर फोटो सिस्टम होंगे कम और क्या होंगे, छोटे होंगे। लेकिन जो छाया में रखा हुआ पौधा है उसको पहले ही सनलाइट कम मिल रही है, तो वहां पर जो फोटो सिस्टम होते हैं वो बड़े होते हैं और ज्यादा होते हैं। आप देखना ना कि क्या होता है कि जनरली जो आपकी घास है, ग्रास जो है, वो ऐसे चौड़े मैदान में कहीं पे ग्राउंड में है, पूरी प्रॉपर धूप मिल रही है, तो ग्रास का जो कलर वहां पे आपको देखने को मिलेगा वो लाइट ग्रीन होगा। लेकिन जो छाया में आप ग्रास लगाते हो, यानी कि शेड के अंदर, वो कैसी होती है, डार्क ग्रीन कलर की होती है। तो वो लाइट ग्रीन क्यों है, क्योंकि वहां पर फोटो सिस्टम कम है। और डार्क ग्रीन क्यों है, क्योंकि फोटो सिस्टम क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। तो ये दो मैं बता देती हूँ कि ये होता क्या है। पहली चीज तो हेलियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स का मतलब क्या हुआ, सन लविंग प्लांट। तो इनके जो फोटो सिस्टम होते हैं, सन लविंग प्लांट्स वालों के जो फोटो सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, और ये हेलियोफाइट्स है, हेलोफाइट्स नहीं है, हेलोफाइट्स मत करना, वो समुद्री हो जाते हैं। तो हेलियोफाइट्स में यहाँ पर ये जो होगा इसका फोटो सिस्टम या क्या होंगे, छोटे होंगे, लेस एंड स्मॉल। क्लियर है। दूसरी मैं बात कर रही हूँ कि क्या होते हैं, सियोफाइट्स प्लांट होते हैं, यानी कि शेड लविंग प्लांट्स को हम बोलते हैं सियोफाइट्स। ये क्या होते हैं, शेड लविंग प्लांट्स।
तो यहाँ का जो फोटो सिस्टम होता है वो ज़्यादा होते हैं मोर एंड लार्ज। क्या बोला मैंने? हीलियोफाइट्स यानी कि जो छोटे होंगे फोटो सिस्टम और कम होंगे, और सीओफाइट्स का मतलब है कि बड़े होंगे और ज्यादा होंगे। इसलिए यहाँ पे छोटे और बड़े दोनों मैंने क्या बनाए? फोटो सिस्टम। क्या होता है फोटो सिस्टम? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो पिगमेंट्स होते हैं उनके ग्रुप को हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 और 2 होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट कैसा होता है कि एसेसरी पिगमेंट तो सब जगह सिमिलर होंगे, क्लोरोफिल ए भी होगा, लेकिन अगर क्लोरोफिल ए 700 है तो वो पीएस फर्स्ट बनाने का काम करता है, और क्लोरोफिल ए 680 है तो वो क्या बनाता है आपका? कि वो बनाता है आपका फोटो सिस्टम सेकेंड। यहां तक क्लियर है बात? ये कैसे, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं जाता है ये कहीं पर भी। चलो ठीक है, जो भी है बाद में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है ना बात? अब देखिए बच्चों, ये जो आपका फोटो सिस्टम है जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं? हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स की बात कर चुके हैं कि हेलियोफाइट्स क्या होते हैं? सन लविंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि ज्यादा धूप में मिलने वाले प्लांट्स। और सीओफाइट्स क्या होते हैं? शेड लविंग प्लांट, यानी कि जिन्हें तुम क्या कहाँ पे लगाते हो? छाया में लगाते हो। ये बात हो गई कि जहां पर भी सन लविंग प्लांट्स होंगे उनको तो ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल रही है, इसका मतलब है कि उनका फोटो सिस्टम क्या होगा? छोटा होगा और कम होगा, क्योंकि ज्यादा की नीड ही नहीं है। लेकिन सीओफाइट्स जो प्लांट्स है उन्हें पहले ही कम धूप मिल रही है, पहले ही कम सनलाइट मिल रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वहां पर जो फोटो सिस्टम होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा और ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये फोटो सिस्टम किससे मिलकर बना है? इतने टाइम से हम बात तो कर रहे हैं, तो आपका ये फोटो सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। यहां पर फोटो सिस्टम को अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए इधर मैं बोल सकती हूं दैट फोटो सिस्टम इज इक्वल टू, क्या है बॉस? यहां पर है बच्चों, एक होता है फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर। क्या होता है बच्चों? रिएक्शन सेंटर। और इसी रिएक्शन सेंटर को हम बोलते हैं ट्रैप सेंटर, क्योंकि ये क्या करता है? लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। साथ में देखिए इधर रिएक्शन सेंटर और ट्रैप सेंटर के अलावा क्या होता है? यहाँ पर जो लाइट को ट्रैप नहीं कर रहे लेकिन हेल्प कर रहे, उसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में बोलेंगे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, और इसी का दूसरा नाम है और एंटीना ट्रैप, सॉरी एंटीना कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कि ये जो रिएक्शन सेंटर है, क्या है बच्चों? ये जो रिएक्शन सेंटर है इसमें क्या आएगा आपका? जहां पर रिएक्शन होगी, क्या हो गया? जहां पर रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन सेंटर के अंदर आएगा आपका क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही तो क्या करेगा? लाइट को ट्रैप करने का काम करेगा। अब क्लोरोफिल ए के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए क्या करता है? यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में रिएक्शन करवाता है, यानी कि लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इसमें होते हैं आपके एसेसरी पिगमेंट। अब एसेसरी पिगमेंट्स कितने होते हैं? सोचो, क्या एक होता है, दो होता है? नहीं, या 100 होते हैं? हंड्रेड्स ऑफ लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, 100 नहीं लिखा हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ का मतलब है 250 से, अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कितने होते हैं तो 250 से लेकर 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड का जो इनर सरफेस होता है, थाइलेकोइड का जो इनर सरफेस होता है उसकी प्रोटीन से बाउंड होते हैं। क्या करते हैं कि ये करेंगे आपका लाइट को ट्रैप करने का काम, ये भी करते हैं। लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको क्लोरोफिल ए नहीं कर रहा होता है। लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से
एफिशिएंसी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, यानी कि ये क्या करते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पर पहले भी बता देती हूँ लिखने से पहले, क्लोरोफिल ए मैंने बोला है 680 और 700 वाला है, लेकिन क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर मान रहे हैं, लेकिन अगर क्लोरोफिल ए, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ यही होता है, और भी होते हैं। तो क्या क्लोरोफिल ए भी एसेसरी पिगमेंट का काम करता है? वैसे तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, लेकिन स्टेटमेंट आ जाए दैट क्लोरोफिल ए आल्सो वर्क एज एसेसरी पिगमेंट, तो उसको गलत नहीं मानना, उस स्टेटमेंट को भी सही मान लेना है। ठीक है, तो अब मैं लिख के दे देती हूँ, आपको लिख के बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो रिएक्शन सेंटर में क्या आता है बच्चों, इसमें आता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फ्रॉम, जिससे क्या होता है, जिस पे गिरती है लाइट, विच इलेक्ट्रॉन एग्जिट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। क्या बोला मैंने कि भाई रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए आता है, जिसपे क्या होती है, लाइट गिरती है, तो यहां से होता है इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है। ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन एग्जिट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए ये रिएक्शन ट्रैप या ट्रैप सेंटर बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है सबसे पहले, लाइट के बिना नहीं होगा कुछ भी। अब ये देखिए, अगर ये क्लोरोफिल ए पीएस फर्स्ट की बारे में बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफिल ए कौन सा वाला होगा बच्चों, आपको पता है 700 वाला होगा, या फिर P70 700 आप इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पीक है क्लोरोफिल का, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक, वो किस पे बनेगा, 700 नैनोमीटर की लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर। क्या बोला मैंने, रिएक्शन सेंटर में क्या आता है, क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल आता है, जिस पर लाइट एनर्जी पड़ेगी, यानी कि लाइट रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, लाइट गिरने के बाद में जब ये लाइट को ट्रैप कर रहा होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एग्जिट होता है रिएक्शन सेंटर में। अब ये रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए, तो क्लोरोफिल ए कौन सा होगा, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला, लेकिन अगर फोटो सिस्टम सेकेंड है, अब इसको लिखें कहाँ, समस्या आ गई है ये तो, कोई नहीं, समस्या का समाधान हमारी जिम्मेदारी, वही वाली बात है। तो वैसे भी मेरे बहुत समझदार बच्चे हो। चलिए, फोटो सिस्टम सेकंड है, अगर मान लो फोटो सिस्टम सेकंड होगा, तो फोटो सिस्टम सेकंड में क्लोरोफिल ए कौन सा होगा बच्चों, 680 वाला, यानी कि इसको आप बोल सकते हो P680। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पीक है वो कब बनेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक बनेगा आपका 680 वाली नैनोमीटर लाइन में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर। यहां तक क्लियर है, डेफिनेटली क्लियर है। अब हम बात करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसको थोड़ा सा ऊपर सेटल कर देते हैं। चलिए, काम हो जाएगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, क्या यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल होता है, नहीं होता है, यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होते हैं आपके हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि 250 से लेकर 400 एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रोटीन से बाउंड होते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये कंटेन करते हैं contain 250 to 400 molecules of accessory pigments bound to, किससे बाउंड होते हैं देखिए,
bound to proteins of thylakoid membrane. ये होता है भैया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। काम क्या है इनका, इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन देखिए इनका, चलिए एसेसरी पिगमेंट्स, क्या काम है भाई इनका कि ये इंक्रीज करते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज द efficiency of photosynthesis जिसकी वजह से क्या कैसे करते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, एंड ट्रांसफरिंग, और क्या करते हैं भाई, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं इसकी एनर्जी को, ट्रांसफरिंग द एनर्जी किसको, क्लोरोफिल ए को, ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है आपका, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, तो उसको क्या करते हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाले एसेसरी पिगमेंट्स, और इसकी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं, यानी कि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए को देते हैं। यहां तक बात क्लियर है, डेफिनेटली क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ वरना तुम लोग कर दोगे कबाड़ा। चलिए ओहो ओहो ओहो, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया क्या क्या पढ़ लिया है हमने, हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे, यानी कि लाइट रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा है, फोटो सिस्टम के बारे में कि फोटो सिस्टम का लोकेशन देखा है, ये सारी चीजें पढ़ी है, और हमने फोटो सिस्टम को अफेक्ट करने वाली यानी कि एर्नोल्ड और इमर्सन के जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें हमने देख लिया कि कहाँ पर बढ़ रहा है कहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि 680 नैनोमीटर की लाइट का क्या इफेक्ट है और 700 नैनोमीटर की लाइट का क्या इफेक्ट है, ये हमने नहीं पढ़ा है गाइस। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ने वाले हैं, यानी कि बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। अभी हमने फोटो सिस्टम का सिर्फ देखा, व्हाट इज फोटो सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में लाइट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, नॉन साइक्लिक ईटीएस, साइक्लिक ईटीएस देखेंगे, फोटो सिस्टम की लोकेशन देखेंगे, और ये जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कैसे लाइट ट्रांसफर हो रही है, यानी कि हम बोल रहे हैं ना एसेसरी पिगमेंट्स लाइट इसको दे रहा है क्लोरोफिल ए को, तो ये कैसे लाइट ट्रांसफर हो रही है, यानी कि आपका रेजोनेंस कन्वर्जन जो है वो कैसे हो रहा है, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय गाइस।